दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको अपने लाइफ के करियर रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। बेसिकली मार्केट में कई बार ये रूमर्स लोग फैलाते हैं कि अकाउंटिंग सेगमेंट या अकाउंटिंग फील्ड जो होता है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। समय के साथ-साथ ये बात धीरे-धीरे जो युवा बच्चे हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके दिमाग में भी डाली जाती है। और वो लोग भी कॉमर्स की तरफ जा नहीं रहे और ये आप स्कूलों के जो आपके 12th तक के बोर्ड के जो आप आंकड़े उठा के देख लो, तो धीरे-धीरे कॉमर्स सब्जेक्ट लोग ले ही नहीं रहे। उसमें जो कहीं न कहीं ये जो बोलते हैं ना र्यूमर फैल जाती है कि भई आगे जाके स्कोप नहीं है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपकी कंप्लीटली अवधारणा चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और डेफ़िनेटली ये वीडियो पूरी देखोगे उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि स्कोप हर फ़ील्ड में होता है, बस वो स्कोप तक हमें पहुँचना होता है और ढूँढना होता है। कई बार क्या होता है हम सुनी-सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर लेते हैं बनिस्बत उसके ऊपर रिसर्च करने से। तो आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाली है कि अगर कॉम्पिटिशन कम हुआ है, लोग कम ले रहे हैं कॉमर्स, तो जो कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा स्कोप खुल रहा है, क्योंकि उनको आगे जाके कॉम्पिटिशन कम फेस करना पड़ेगा। तो देखिए आप मैं मेरी बात करूँ कि व्हेन आई वाज़ इन स्कूल तो जब एक करियर में एक ऐसी पहली स्टेप आती है 10th क्लास के बाद, आप सबके साथ भी आया होगा ये, कि जब आप 10th पास क्लियर करते हैं, 10th क्लास पास करते हैं, तो हमारे सामने बेसिकली 3 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, कि या तो आप साइंस ले लीजिए, या आप कॉमर्स ले लीजिए, या आप आर्ट्स ले लीजिए। जब हम पढ़ते थे तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन रखे ज़रूर जाते थे, लेकिन ये पेरेंट्स नहीं रखते थे। ये हमारे 10वीं के परसेंटेज रखते थे, कि अगर 10th में आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, आप 70 टू 80% या 90% की क्राइटेरिया में हैं, तो फिर आपसे उम्मीदें रहती थी सबकी कि आप साइंस लें, क्योंकि आप पढ़ने में क्या हो? होशियार हो। मतलब वहाँ 3 कैटेगरी कैसे बनती थी मैं बताता हूँ। सोच कैसे होती थी कि यार आपके 10th के परसेंटेज तय कर रहे हैं कि आपको कौन-सी लाइन में जाना है। जबकि 10th तक तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़नी होती थी। कॉमन एजुकेशन होता है 10th तक, राइट? तो 10th के आधार पर हम डिसीज़न ले लेते थे कि भई हमें साइंस पकड़ना है या हमें कॉमर्स पकड़ना है। अगर हम एवरेज बच्चे हैं कि हम 50 टू 70-80% की क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो फिर यार साइंस तो मेरे लिए टफ पड़ेगी। साइंस तो तुझे नहीं लेनी चाहिए, तेरे अच्छे परसेंटेज नहीं है। आर्ट्स लेने से तुझे शर्म आएगी, तू मार्केट में कैसे मुँह दिखा पाएगा? तो तू एक मिडल रेंज का स्टूडेंट है, तू क्या ले ले? कॉमर्स ले ले। और अगर आप वही बिलो 50 की कैटेगरी में है या 60 की कैटेगरी में, 50 टू 60 से कम में है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता था, नहीं ये साइंस में बहुत टफ पड़ेगी तेरे को, तू कर नहीं पाएगा। कॉमर्स भी नहीं कर पाएगा तो आर्ट्स ले ले। ऐसे हम लोग चुनाव करते थे अपने सब्जेक्ट का, यानी हम यहाँ पर कैटेगरी बना लेते थे कि भई आपकी पहली कैटेगरी ये होनी चाहिए, आपकी दूसरी कैटेगरी ये होनी चाहिए और आपकी तीसरी कैटेगरी ये होनी चाहिए। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अवधारणा कंप्लीटली क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि आपको मैं कई सारे ऐसे आंकड़े बता सकता हूँ जो इस अवधारणा को रॉन्ग करते हैं। भारत की सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम या किसी भी तरीके के यूपीएससी या आपके जो लोकल जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आंकड़े क्या कहते हैं कि आर्ट्स वाला बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसने वो हिस्ट्री, साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स सारे सब्जेक्ट्स क्या किए होते हैं, पढ़े होते हैं। सीए के एग्ज़ाम्स या आप कंपनी सेक्रेटरी के रिजल्ट्स उठा के देख लो, ये आर्ट्स वाला आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आप समझ गए ना? तो कैसे वो छोटा हो गया दूसरे सब्जेक्ट से मुझे बताओ? कैसे छोटा हो गया? कॉमर्स वाला बच्चा आगे जाके
एक बहुत बड़ा बैंकर बनता है, आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कंपनी सेक्रेटरी बनता है, किसी कंपनी में सीएफओ बनता है, किसी कंपनी का सीईओ बनता है। हमारे देश की जीएसटी काउंसिल का एक समय में चेयरपर्सन बनता है सीए पीयूष गोयल। तो मुझे बताओ ये सब्जेक्ट कैसे कम हो गया? साइंस वाला बच्चा हमारे देश में इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है या फिर साइंटिस्ट बनता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कम हो गया या कोई सब्जेक्ट छोटा या कोई सब्जेक्ट बड़ा? हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं परसेंटेज के आधार पे? टोटली जो कंपैरिजन है वो क्या है? रॉन्ग है। अब कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा, बस मैं आज की इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि अकाउंटिंग फील्ड में कितना स्कोप। यानी अगर मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ और मेरे को जहां तक परसेंटेज पता है, 99% लोग मेरे चैनल के ऊपर अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोग ही ये वीडियो देखते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आपके लिए अकाउंटिंग फील्ड एक वरदान बन सकता है। कैसे आप उसमें आगे जाके अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और कैसे आप आगे जाके एक बड़े हाई क्लास प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो टोटली मैं आपको सारे वो स्कोप और फील्ड और वो डिग्रीज बताऊंगा आज की तारीख में, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं और मैक्सिमम ऑप्शन आपके सामने आज की इस वीडियो में मैं लेके आऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन सीए, नाम तो सुना ही होगा। आपके पास सबसे पहला और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अकाउंटिंग फील्ड में कमाई करने का या एक अच्छा करियर बनाने का। वो क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट बने। सर कैसे बनते हैं सीए? 10+2 होना चाहिए और एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप 10+2 में जा सकते हैं, सीए में जा सकते हैं। आप आर्ट्स के हैं तब भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप साइंस के हैं तब भी ऑप्ट कर सकते हैं और आप कॉमर्स के हैं तब भी ऑप्ट कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाइए, एग्जाम दीजिए, क्लियर करिए, इंटरमीडिएट में जाइए, क्लियर करिए, फाइनल में जाइए, क्लियर करिए और सीए बन जाए। और मैक्सिमम चार्टेड अकाउंटेंट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो 10+2 तक साइंस बैकग्राउंड से होता है। उसके बाद वो कॉमर्स लेकर आगे अपना सबसे प्रेस्टिजियस, जो हम अगर अपने इस प्रोफेशन कॉमर्स लाइन का प्रोफेशन मानते हैं तो वो चार्टेड अकाउंटेंट बनता है। तो कोई भी बन सकता है, 10+2 आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, आप सीए के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। 3 to 4 years आपको डेडिकेटेडली पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑल 3 लेवल्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। वन बाय वन आप धीरे धीरे करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है पता है? ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, जिसके बिहाफ पर आप एक बहुत बड़ी जॉब में भी जा सकते हैं और आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, घर पे आके पेशेंट देख रहा है, एग्जैक्टली आप दोनों चीजें कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप जॉब में हैं, मैक्सिमम टाइम आपका उसमें चला जाता है, आप एज़ अ फ्रीलांस मार्केट में जो बिज़नेस हाउसेज़ होते हैं, उनको अपनी काम करके भी दे सकते हैं। तो कमाई के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, और आप इसकी शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं जॉब में हूँ, मेरा अच्छा 20-25 हज़ार रुपए सैलरी है, मैं अकाउंट्स का काम देख रहा हूँ, अब मुझे धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका ये है कि तब भी आप शुरुआत कर सकते हो, इसमें कभी कोई लेट नहीं होता। मैंने तो कई सारी ऐसी न्यूज़ भी सुनी है कि मम्मी बेटी ने सीए का एग्ज़ाम जॉइन किया, वो पढ़ाई करती थी, अब वो अकेली रहती थी, अकेली पढ़ती थी, तो उसको कोऑपरेट करने के लिए, उसको साथ देने के लिए मम्मी ने भी रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ना शुरू कर दिया और दोनों माँ-बेटी साथ में सीए बने। कि बच्ची 23 साल की उम्र में सीए बनी, मम्मी 48 साल की उम्र में सीए बनी। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती। अभी रिसेंटली आई हैव हियर्ड अ न्यूज़ कि 68 ईयर के अंकल ने सीए एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आप समझिए ना कि वो एज क्राइटेरिया नहीं है। आईएएस, आईपीएस या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको
एज क्राइटेरिया होता है, इसमें आपके पास कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए मैं एक बहुत बढ़िया ऑप्शन, करियर ऑप्शन मान सकता हूँ सीए को। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, सीए में आपको थ्योरेटिकली नॉलेज के साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या होता है, जब आप अपना इंटरमीडिएट फाउंडेशन क्लियर करते हैं और इंटरमीडिएट में आते हैं, तो आपको किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को ले पाते हैं, या उसी वजह से आर्टिकलशिप होती है कि ताकि आप प्रैक्टिकली मार्केट में क्या हो सकें, तैयार हो सकें। ये एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन है कॉमर्स या अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए, जो बेसिकली मेनली ज़्यादातर केसेस में टैक्सेशन के जो कंप्लायंसेस है वो हैंडल करता है, अकाउंटिंग को हैंडल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दों को भी आप हैंडल करते हैं। अब आप कौन-सी प्रैक्टिस करते हैं उस पे डिपेंड करता है। मतलब सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शन इंडिया में अगर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप नॉट ओनली कि आप अपना ऑफिस लगा के बैठे हैं, आप जॉब में भी जा सकते हैं। बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, जैसे बिग 4 हो गई, एमएनसीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़। विदेशी कंपनियाँ इंडिया में बहुत सारी आज की तारीख में एस्टैब्लिश हो रही है, या यहाँ के लोग फॉरेन क्लाइंट्स बना रहे हैं और उनका काम यहाँ बैठकर कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करके एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा ऑप्शन होता है सीएमए। इसको कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी सेम टू सेम क्राइटेरिया होल्ड करता है कि 10+2 के बाद, 12वीं के बाद आप तीनों स्ट्रीम वाले इसको ऑप्ट कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कोई भी इसको ले सकता है। वो का वही सेम क्राइटेरिया रहता है सीएमए का, कि इसमें भी आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल 3 लेवल में आपको ये क्लियर करना होता है। तीनों लेवल क्लियर करने के बाद आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह काम कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेशली ज़्यादातर सीएमए को जो हायर करती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हायर करती हैं, प्रोडक्शन हाउसेज़ हायर करते हैं। बड़े-बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज़ हैं, उनको सीएमए का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि सीएमए क्या करता है, उनका कॉस्ट और मैनेजमेंट का पूरा कंप्लीटली वर्क देखता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप आता है सीएमए का, याद रखिए। पहले इसको सीडब्ल्यूए भी कहा जाता था, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, अब उसका नाम चेंज होकर सीएमए हो गया। ये सारी जो डिग्रियाँ हैं वो अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के अंतर्गत आपको लेनी होती है। जैसे सीए का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो आईसीएआई है, जबकि सीएमए का क्या है? आईसीएमआई, ध्यान देना, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आप अ, बड़ी कंपनियों में, प्रोडक्शन हाउसेज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह या मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह, तो सीएमए एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कंपैरेटिवली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए सीए की दौड़ में तो हर बंदा भाग लेता है। जो जैसे 10+2 कॉमर्स स्टूडेंट है, उसने 10+2 किया तो वो सीए की तरफ ज़रूर जाएगा, एक बार प्रयास ज़रूर करेगा। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन थोड़ा कम फेस करने को मिलेगा, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। ये भी 10+2 के बाद आप कर सकते हो, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी हायर करना होता है, ताकि कॉर्पोरेट जो मामले हैं, उसको, जो लॉज़ हैं, जो कॉर्पोरेट लॉज़ हैं, उनको हैंडल करें, ठीक है? कंप्लायंसेस को हैंडल करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हैंडल करें। उसके अलावा किसी भी कंपनियों में जो जो कॉर्पोरेट एक्ट्स के जो नियम हैं, उसको वो हैंडल करे, कंप्लायंस को हैंडल करे, कंपनियों की जो बोर्ड मीटिंग्स होती है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करे, और कुल मिलाकर कंप्लीटली कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को और लीगल कंप्लायंसेस को हैंडल करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेम टू सेम इसमें भी आपको कंपनी सेक्रेटरी में जैसे 3 लेवल होते हैं, 1, 2 और 3, सीएस, EET, उसके बाद एग्ज़ीक्यूटिव और प्रोफ़ेशनल, जो आपको क्लियर करने होते हैं, और आप उसके बाद एक कंपनी सेक्रेटरी की तरह, एफसीएस की तरह भी काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप जनरली जब किसी भी डिग्री को होल्ड करते हैं, तो आपको कुछ समय तक प्रैक्टिस में रहना होता है, और उसके बाद आपके पास एक फेलोशिप का आपको लाइसेंस मिल जाता है। जैसे एफसीए अगर मैं बोलूँ, तो एफसीए मतलब आप ऑडिट के लिए एलिजिबल हो गए। तो उसी तरह से जब आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस का अनुभव हो जाता है, तो फिर आप एक सीनियर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपने ये सारी जो डिग्री है, ये प्रोफ़ेशनल डिग्री है, और इंडिया में ये 3 डिग्री का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। याद रखिएगा, सीए, सीएमए और
CS, तीनों का वर्क प्रोफाइल अलग-अलग होता है। सीए में आपको स्कोप थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि सीए में आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन के काम करने होते हैं और हर बिज़नेस को अकाउंटिंग और टैक्सेशन हैंडल करवाना ही होता है, तो इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा होती है, सेल्फ प्रैक्टिस में आपको क्लाइंट भी ज़्यादा मिलते हैं। इनका थोड़ा-सा जो स्कोप है वो उनके मुताबिक अगर हम देखें थोड़ा-सा लेसर है, बट हाँ, अगर आपको ये फील्ड में जब आप जाओगे तो आपको कॉम्पिटिशन भी थोड़ा कम मिलता है बेसिकली, तो ये एक अच्छे ऑप्शन आपकी तरफ हो सकते हैं। चौथी तरफ चलते हैं हम, तो आप बीकॉम और एमकॉम जो बेसिकली एक डिग्री है, आप इन डिग्री को परस्यू कर सकते हो बीकॉम, बीकॉम के बाद एमकॉम। और इसमें भी मैं बता दूँ कि आप ऑनर्स में जा सकते हैं। तो अगर आप बीकॉम या एमकॉम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं, तो उसे कहते हैं बीकॉम ऑनर्स या एमकॉम ऑनर्स। तो ये आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री होती है, कॉमर्स वाले बच्चे जनरली करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो 10+2 के बाद, 12th करने के बाद कोई डिप्लोमा वगैरह करके नौकरी लग जाते हैं। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्किल लेकर जॉब तो लग गए। जैसे डिप्लोमा किया आपने, तो मतलब आपने कोई प्रैक्टिकल स्किल तो ले ली और अब आप जॉब भी कर रहे हो, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को मत रोको। बच्चे क्या करते हैं, सैटिस्फाई हो जाते हैं लाइफ में कि यार ठीक है ना, मैंने 12वीं किया, मैंने एक कॉमर्स का कोई अकाउंटिंग का डिप्लोमा कर लिया और मेरी नौकरी भी लग गई और अब वो 15,000 रुपए या 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो वो सैटिस्फाई हो गया। उसने अपने आप को वहीं पर स्टॉप कर दिया कि ठीक है, सुबह जाना है, रात को वापस आना है और बढ़िया है, वहाँ जॉब चल रही है। जब आप अपनी लाइफ में सैटिस्फाई हो जाओगे, तो आपकी तरक्की और ग्रोथ उसी वक़्त क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आपने अपने आप को बाउंड कर दिया, आपकी ग्रोथ रुक गई, फिर एक समय बाद कुछ समय 2 साल, 3 साल, 5 साल आप धीरे-धीरे ग्रो करेगी आपकी सैलरी 5%, 10%, लेकिन एक समय के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगी दिमाग में। आपको लगने लग जाएगा कि मैं मेरा समय खराब कर रहा हूँ। मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना दूसरे फील्ड में दूसरे लोगों को मिल रहा है। मेरे दोस्त लोग वो दूसरे फील्ड में थे, वो इतना कमा रहे महीने का, मैं सिर्फ़ यहाँ ही अटका हुआ हूँ। क्योंकि आपने अपने आप को रोक दिया। आपने अपना एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, आपने अपना क्वालिफ़िकेशन को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। 10+2 ही है ना अभी आप। आपने क्या एक्स्ट्रा हासिल किया? जॉब करना मतलब ये थोड़ी है कि आपकी डिग्री बढ़ती जा रही है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप नहीं जा रहे हैं प्रोफेशनल डिग्री की तरफ, सीए, सीएस या सीएमए की तरफ, आपने सिर्फ़ 12वीं करके कोई डिप्लोमा करके आप जॉब लग गए हैं, तो फिर आपको बेटर इट इज़ कि आपको जॉब में रहते-रहते अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करना होता है। आपने एनरोल कराई है बीकॉम के अंदर, आजकल कई सारी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन देती है या प्राइवेट एजुकेशन देती है, जहाँ पर आप डिग्री लेने के लिए प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप बीकॉम करिए, आप एमकॉम करिए, आप उसी फील्ड से जुड़ी हुई बीकॉम और एमकॉम की डिग्री लीजिए जो आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। इसमें भी क्या अलग-अलग स्कोप होता है, जैसे इसमें भी अलग-अलग सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। तो आप इसमें अकाउंटिंग एबीएसटी लीजिए, अकाउंटिंग और स्टेट्स और टैक्सेशन वगैरह के में आप बीकॉम करिए। आप बैंकिंग इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, बहुत स्कोप होते हैं इनमें भी अलग-अलग। आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू करिए। 3 साल आपको बीकॉम में लगेंगे, 2 साल आपको एमकॉम में लगेंगे, नौकरी तो चल ही रही है, पैसा तो कमा ही रहे हो, एक्सपीरियंस भी बन ही रहा है, लेकिन साथ-साथ में क्या बन रही है? डिग्री बन रही है, क्वालिफ़िकेशन बन रही है, जो आपको आगे बढ़ाने में और अच्छी जॉब सर्च करने में बहुत मदद करेगी। सोचिए ना 5 साल बाद कहाँ होंगे? बताता हूँ कहाँ होंगे 5 साल बाद। 5 साल बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 5 इयर्स एक्सपीरियंस अकाउंटिंग फील्ड। 5 साल बाद अगर आप 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी भी चालू किया था, 5 साल बाद आप 45 से 50 हज़ार पे होंगे, महीना। यानी आपकी अर्निंग तो शुरू ही है, रुकी नहीं, अर्निंग तो चल ही रही है। एक्सपीरियंस हो गया आपको अच्छा खासा और 5 साल बाद आपके पास एक मास्टर डिग्री होगी कि आपने मास्टर इन अकाउंटिंग किया है, मास्टर इन कॉमर्स किया है, एमकॉम किया है। इसके बाद आप जब जॉब ढूँढने भी जाओगे और आप कंपनी में किसी जॉब में बड़ी एमएनसी में ट्राई कर रहे हो और आप वहाँ रिजेक्ट भी होते हो किसी वजह से, तो आपको कोई अफ़सोस नहीं होने वाला कि कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई करेंगे, तीसरी जगह ट्राई करेंगे। कब तक रिजेक्ट होंगे? कभी ना कभी तो सेलेक्ट होंगे। आपके पास बताने को बहुत कुछ होगा कि सर मेरे पास ये डिग्रियाँ हैं, मेरे पास ये मेरा अभी रनिंग में इतना सैलरी है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। पहली बात तो ये है कि कभी भी आप अपनी जो करंट सीटीसी है, रनिंग सैलरी है, आप अगली जॉब उससे ऊपर की ढूँढने वाले हो और सामने वाला आपसे ये पूछेगा भी कि आपका अभी वर्तमान में कितना सीटीसी, आप बताओगे सर 50,000 रुपए। तो अब सामने वाला आपको 50 से कम तो ऑफर नहीं करेगा ना।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगे, 1 जगह रिजेक्ट होंगे, 2 जगह रिजेक्ट होंगे, 3 जगह रिजेक्ट होंगे, चौथी जगह जाके सेलेक्ट हो जाएँगे और आपको वहाँ पर ज़्यादा ऑफ़र किया जाएगा कि आपको 70,000 देते हैं, आप जॉइन करिए हमें। तो आपका लाइफ़ का जो ग्राफ है, वो बढ़ता ही जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। और रिजेक्शन पे भी आपको अफ़सोस नहीं होगा, सबसे ख़ास बात है, क्योंकि आप ज़ीरो पे नहीं बैठे। बाकी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ किसी तरीके की टेक्निकल स्किल्स नहीं लेते हैं, कहीं कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, सिर्फ़ पढ़ते रहते हैं। और पढ़ने में भी ऐसा नहीं है कि वो भई चाणक्य हो, समझ रहे हो? एवरेज है, 50, 60, 70% की एवरेज से मार्किंग आ रही है उनकी और वो पढ़ रहे हैं बस। क्या कर रहा है? भई पढ़ रहा हूँ सर, कॉलेज जाता हूँ। क्या कर रहा हूँ? कॉलेज जाता हूँ। मान के चलिए सिर्फ़ कॉलेज जाने वाला बच्चा और एक वो दूसरा बच्चा जो कॉलेज के साथ-साथ कोई टेक्निकल स्किल भी ले रहा है और साथ-साथ में एक पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी कर रहा है, 5 साल बाद दोनों को कंपेयर करोगे, वो उससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा। आपने 5 साल सिर्फ़ कॉलेज जाने के बाद छठे साल आप मार्केट में उतरोगे, लॉन्च होंगे, विदाउट एनी टेक्निकल स्किल, विदाउट एनी एक्सपोज़र, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आप सिर्फ़ एमकॉम कहलाओगे और इधर वो बच्चा एमकॉम भी कहलाएगा, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी कहलाएगा और साथ में 50,000 की जॉब भी कहलाएगी। लेवल अलग ही हो जाएगा। इसीलिए कभी भी समझदारी रखनी चाहिए। एवरेज स्टूडेंट को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये सोच लानी नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना सीखो बस। सर मैंने तो सीए ही नहीं की, सर मैंने तो सीएस ही नहीं की, सर मैंने तो सीएमए ही नहीं की, आपने ये बताया ये तो मेरे पास है ही नहीं। सर मेरे तो इतने परसेंट ही नहीं बनते हैं, सर मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। भई जो समय है उसको यूज़ कर, नहीं की कोई बात नहीं, अफ़सोस मत कर। क्या कर सकता है उस पे दिमाग दौड़ा, समझ रहे हैं? तो आई डोंट थिंक कि भई बीकॉम, एमकॉम वाला बच्चा भी कहीं पीछे रहने वाला है, वो भी आगे बढ़ेगा, लेकिन एजुकेशन को कभी मत रोकिए, पढ़ते रहिए। जो लोग अपना स्किल बढ़ाते रहते हैं ना, उनको एक स मेरा ये सीख है कि एजुकेशन को भी बढ़ाते रहिए। प्राइवेट फॉर्म भरते रहिए, कोई न कोई डिग्री, डिप्लोमा लेते रहिए, पढ़ाई पे खर्चा करते रहिए। नहीं करोगे तो आपका सक्सेस रुक जाएगा। फिर आप ब्लेम करोगे कि हाँ यार, इस फील्ड में तो स्कोप नहीं है। अरे! सारे फील्ड में स्कोप है। आपने स्कोप को पाने के लिए किया है? कितना किया है? एफर्ट्स कितना डाला है? कुछ नहीं डाला है। आप कुछ करना ही नहीं चाहते, बैठे-बैठे थोड़ी हलवा मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी मैं बताता हूँ ये लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि राजस्थान की बात बताता हूँ, जैसे हम राजस्थान में तो राजस्थान में आरपीएससी है, ठीक है? और मतलब उस गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी आती रहती है, तो जूनियर अकाउंटेंट की जॉब्स भी निकलती रहती है, सरकारी में वैकेंसीज़ भी आती रहती है। बैंकों में क्लर्क की वैकेंसीज़ भी निकलती रहती है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ नाम सुने ही होंगे आपने। आप जाइए ना इन वैकेंसीज़ के लिए फाइट करिए, एलडीसी की वैकेंसी निकलती रहती है। क्यों नहीं करते फाइट? आप ये डिग्रियाँ लेके इनको फाइट कर सकते हैं। आप ट्राई करिए, आप जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, आप एसएससी को फाइट करते रहिए ना, जब तक आपकी उम्र साथ दे रही है, जब तक रिजर्वेशन का कोटा आपका एज क्राइटेरिया के साथ दे रहा है, आपने प्रयास करते रहना है। हम नहीं तैयारी करते, हम एक्स्ट्रा कुछ करते ही नहीं है। बोलते हैं ना सैटिस्फाई हो जाते हैं एक्चुअली में। प्रॉब्लम क्या है? कि हमने सैटिस्फैक्शन ले लिया है कि यार बस बढ़िया है, मेरे तो 15,000 20,000 आ रहे हैं बस। इसलिए हमारी ग्रोथ रुकती है। हमने क्यों नहीं ट्राई करना इन सबको? ट्राई करिए, पढ़ाई करिए, मार्केट से आजकल तो यूट्यूब चैनल दुनिया भर के हो गए साहब। आजकल मार्केट में दुनिया भर की आपकी इनके पास्ट ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स के पेपर्स हैं, उनकी सॉल्यूशन बुक्स आ गई है। आपने 2 घंटे पढ़ाई का नहीं निकाल सकते क्या? आराम से निकाल सकते हैं। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। आराम से इन वैकेंसियों को तो आप फाइट कर ही सकते हैं। इनका लेवल वो लेवल थोड़ी होता है जो आईएएस और आईपीएस क्लियर करने के लिए चाहिए होता है। थोड़ी मेहनत चाहिए होती है। मेहनत के साथ आप अपनी करंट सिचुएशन के साथ-साथ आप अगर सपने देखते हैं, तो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास भी करने पड़ते। वो बैंक में बैठा हुआ हमारी उम्र का बंदा है, हम बैंक में पैसे जमा कराने गए, हमने देखा यार ये इसकी उम्र तो मेरे बराबर है, ये तो यार जॉब कर रहा है, इसकी महीने की 1 लाख सैलरी होगी, मैं तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। उसने मेहनत की है, उसने वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसकी तैयारी की है, ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हो गया होगा, ये भी बता दूँ मैं। उसने उसकी कोई कोचिंग की होगी, कोचिंग का समय नहीं मिला होगा, तो उसने ऑनलाइन आजकल सब ऑनलाइन एजुकेशन है मार्केट में।
उसने ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदे होंगे, उसने घर बैठकर तैयारी की होगी, वो रात-रात भर बैठकर अपनी आँखें उसने जलाई होगी, उसने दिमाग दौड़ाया होगा, उसने एग्ज़ाम दिए होंगे, उसने एफर्ट्स डाले तब जाके वो उस जगह जाके बैठा। हम तो कंपेयर बहुत फटाफट करते हैं, मार्केट में लोगों को देखते हुए। सक्सेसफुल को देखकर हम अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं। अरे! उसमें और आप में सिर्फ़ एक ही फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उसने मेहनत की है, आपने मेहनत से काम चोरी की। इसलिए आप अपने लेवल को अप नहीं लेके जा पाए। लेवल अप कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो, लेकिन प्रयास करते रहना होता है। समझ रहे? कुछ ऐसी डिग्रियाँ भी आ गई है मार्केट में जो आपको टेक्निकली शुरू से ही साउंड करती चलती है। अब मैं आपको ऐसी कुछ डिग्रियों के बारे में बताता हूँ। एक होता है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BAF। एक होता है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, BVOC। इन्हीं में आगे जाके आप MAF और MWOC कर सकते हैं। अब ये क्या भला है सर, मैं बताता हूँ। अगर आप 10+2 क्लियर कर दिया है, आपको लगता है कि शुरू से मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पर ज़्यादा जाना चाहता हूँ। शुरू से मैं वही अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल पार्ट, टैक्सेशन की प्रैक्टिकल पार्ट सीखना चाहता हूँ, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रैक्टिकल करिकुलम बनाए हैं, ऐसी डिग्रियाँ लॉन्च कर दी है, जिनको आप करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी लेके आ चुके हैं। आज की तारीख में कॉलेजों में भी टैली पढ़ाया जाता है। कॉलेजों में भी एक्सेल सिखाया जा रहा है। कॉलेजों में भी आपको जीएसटी पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल दिखाए जा रहे हैं। पहले नहीं दिखाते थे, पहले ऐसी डिग्रियाँ ही नहीं होती थी। अब ऐसी डिग्रियाँ आने लग गई है, जो आप 10+2 के बाद 12वीं के बाद आप डायरेक्ट ही प्रैक्टिकल पार्ट को जॉइन करिए। आपने वो बीकॉम या एमकॉम की ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने की बजाय आप बीएएफ या एमएएफ करिए या बीवोक या एमवोक करिए। जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ चलो कॉलेज में आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, लेकिन आपने अगर वो सब्जेक्ट ले लिया, तो अब आपको पता है ना कि यार मेरे को टैली का एग्ज़ाम देना है इस सेमेस्टर में, मेरे को एक्सेल का एग्ज़ाम देना है इस सेमेस्टर में, मेरे करिकुलम में है, मेरे सिलेबस में है। तो क्यों ना मैं एक्स्ट्रा कोई कोर्स बाहर के एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट से जाके सीख कर अपना एग्ज़ाम दूँ। तो आपने वही पढ़ना है, जो आगे आगे भविष्य में जाके क्या होगा आपके, काम आने वाला है। तो ये कॉमर्स में कुछ टेक्निकल डिग्रियाँ लॉन्च की है कई सारी यूनिवर्सिटियों ने, और ये आपके लिए डेफ़िनेटली अकाउंटिंग फर्म्स में, बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, या जो बड़ी सीए फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, उनमें जाने के लिए ये डिग्रियाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। याद रखिए। अगला है बीबीए या बीबीएम। बहुत सारे बच्चे ये डिग्रियाँ करते हैं। ये भी आप ये मान के चलिए टेक्निकल डिग्रीज़ हो गई। बीबीए के बाद आप एमबीए करते हैं। बीबीएम के बाद आप एमबीए करते हैं। बहुत लोग इंटरनेशनल बिज़नेस में मास्टरी करते हैं, एमआईबी करते हैं। बहुत लोग एमएचआरएम करते हैं इसके बाद, ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में। बहुत लोग एमएसडब्ल्यू करते हैं। कई तरीके की मास्टरी से रिलेटेड कोर्सेज़ और डिग्रीज़ मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए जो बेसिक आपका ग्रेजुएशन डिग्रीज़ लगना है, वो लगना है। आप कोई भी ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, आप साइंस से निकल कर आए हो, ग्रेजुएशन किया है, आपने कॉमर्स से निकल कर ग्रेजुएशन किया है, आपने आर्ट्स से निकल कर ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने आगे जाके कोई स्पेसिफिक लाइन पकड़नी है, तो आप इन डिग्रीज़ को कभी भी कैच कर सकते हैं। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा एमबीए नहीं कर सकता है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि साइंस वाला बच्चा आगे जाके बीएससी के बाद वो एमबीए नहीं कर सकता है, वो आराम से कर सकता है। तो आप स्पेसिफिक कोई ना कोई लाइन बाद में भी पकड़ सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ये सब देखिए, जहाँ मास्टर वर्ड लिखा है ना मैंने एम, वहाँ आपको मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालीफाई होना ज़रूरी होता है। 10+2 के बाद आप नहीं कर सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। अच्छा, आजकल मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आजकल क्या हो गया है, इंटीग्रेटेड डिग्रीज़ आ गई है। जैसे 12वीं के बाद अगर मान लो मेरे को आगे जाके क्या करना है, एलएलबी करना है। मुझे वकील बनना है, एक बड़ा वकील बनना है। तो 12वीं के बाद आजकल एलएलबी और एलएलएम के इंटीग्रेटेड डिग्री आ गई। जो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स दिलवा दिया, ले लिया आपने, कि भई ये 5 साल में आपका ये एलएलबी हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आप साथ-साथ में जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपने डायरेक्ट ही पहले ही सोच लिया है कि मेरे को आगे जाके यही करना है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटेड स्ट्रीम में चले गए, कि भई आपका बीकॉम प्लस एलएलबी, या आपका बीकॉम प्लस ये, या आपका ये प्लस ये।
या आपका बीबीए प्लस एमबीए, इस तरीके के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लेके आ गई। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बस ये बेनिफिट होता है कि आपने एक बार पकड़ लिया तो आप वो बन के निकलने वाले हैं। दूसरा ये बेनिफिट होता है कि आपने पूरी तरह से वो कॉन्सन्ट्रेटेड पढ़ाई करनी है, कि भई आपको एलएलबी, आपने बीए प्लस एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स ले लिया, तो आपको एलएलबी की पढ़ाई वैसे ही फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाएगी। तो जब तक आप 5 साल, 6 साल पढ़ेंगे, तब तक आप बिल्कुल ही परिपक्व हो जाएँगे, बिल्कुल एकदम मास्टरपीस बन जाएँगे उस फील्ड में। तो ये कई बार ये स्कोप भी बहुत अच्छा स्कोप है जो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ले सकते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके बाद कुछ नई डिग्रीज़ भी हैं जिनका अभी इंडिया में बड़ा बोलबाला है। इंडिया में देखिए फॉरेन क्लाइंट्स बहुत काम आ रहा है, आउटसोर्स कर रहे हैं वो। तो हम लोगों के पास बहुत काम आ रहा है, तो उस केस में कई सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ यूएससीपीए, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप ये डिग्री लेकर आप अच्छा खासा एमएनसीज़ वगैरह के काम पकड़ सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, बाहर बहुत स्कोप है और बाहर की कंपनियों का काम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी होती है। उसी तरह से यूएससीए भी होता है। ये डिग्रियों का अभी बोलबाला ज़्यादा चल रहा है। आप ये डिग्रियाँ यहाँ पर लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल पर ये डिग्रीज़ होती है। उसके अलावा आईएफआरएस हो गया, बाहर के आप आईएफआरएस के कोर्सेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एसीसीए हो गया, ये यूके से जुड़ी हुई डिग्री होती है सेमेस्टर सिस्टम में। इंडिया में बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये डिग्रियाँ ऑफ़र करने लग गए हैं, इनके एग्ज़ाम्स दिलवाने लग गए हैं। हम लोग इनमें एनरोल करके एक यूनिक अच्छे करियर वाले ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। लोग तो मल्टीपल डिग्री होल्ड करते हैं। भई सीए और सीए साथ-साथ में बन गए साहब। फिर आगे जाके सीए में भी कर लिया, फिर एसीसीए भी कर लिया, फिर रोकते ही नहीं हैं। डिग्रियाँ लगाते रहते हैं अपने नाम के आगे। तो जब इतनी सारी डिग्रियाँ आपने अपने नाम के आगे लगा दी, तो कोई आदमी आपसे बढ़ के कैसे होगा मुझे बताओ? तो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेने वाले डिग्रीज़ बहुत सारी लेते हैं, लेकिन ये कुछ स्कोप है जो एमएनसीज़ जॉब के लिए आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है। इनके साथ-साथ जैसे आपने कई सारे आजकल ऐसे कोर्सेज़ और ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हो गए जो आपको बेहतरीन जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एसएपी हो गया, जैसे क्विकबुक हो गया, ज़ोहो हो गया, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिनको आप सीख कर भी एमएनसीज़ की जॉब पकड़ सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं या अपने दूसरे देशों में जाने के रास्ते खोल सकते हैं। या इंडिया में रह के भी उन देशों के क्लाइंट्स का काम कर सकते हैं। तो ये भी कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? उसके अलावा जैसे मैं आपको और बताता हूँ, बीइकॉन यानी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स 10+2 के बाद आप चाहें तो आप इकोनॉमिक्स में बैचलर करें, फिर मास्टरी करें एमइकॉन और आप इकोनॉमिक्स में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। कंपनियों में आप आर्थिक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। आप आगे जाके पीएचडी करें इकोनॉमिक्स में, आप जेआरएफ वगैरह के लिए आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करिए, आपको रिसर्च के लिए पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप जेआरएफ क्वालीफाई हो जाते हैं, घर बैठे आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी। समझ रहे हैं? आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए बन सकते हैं, सीएफए की डिग्री ले सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। आपको उसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आप जो यूनिवर्सिटियाँ जैसे पहले एक यूनिवर्सिटी इक्फाई, आईसीएफएआई, सीएफए के कोर्स कराती थी, तो आप सीएफए बन के बड़ी कंपनी में जो डेटा एनालिस्ट की तरह, फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह रिसर्च कंपनियों में इक्विटी रिसर्च के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, जो भारत के शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनियाँ उनके लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। स्कोप बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह भी आप अपना करियर बना सकते हैं।
आप किसी भी स्ट्रीम में आप अपना ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड कोई डिप्लोमा स्किल्स ले लीजिए और उसके बाद आप आराम से भारत के शेयर बाजार में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह आप काम कर सकते हैं। बड़े बैंकों में, बड़ी वित्तीय जो कंपनियां हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आप अच्छी खासी जॉब में जा सकते हैं, अच्छा खासा काम कर सकते हैं। स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, याद रखिए। टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, टैक्स एडवाइज़र बन सकते हैं, कंसल्टेंट या एडवाइज़र। देखिए, जब जीएसटी, इनकम टैक्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ये सब के मामले आते हैं, पीएफ, ईएसआई, लेबर कंप्लायंसेस के मामले आते हैं, तो फिर एक व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है उन बिज़नेसेस को जो उनकी टैक्स की कंसल्टेंसी दे। वो लोग आपको मुँह माँगा पैसा देंगे अगर आप उनका काम करके दोगे तो। तो इसमें आप करियर आराम से बना सकते हैं, इनकम टैक्स में करियर बना सकते हैं, जीएसटी में कंसल्टेंट बन के करियर बना सकते हैं। आपने सिर्फ़ क्या करना है, इसमें डिग्री आपके पास कुछ भी है, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बस आपने इसका नॉलेज अच्छा करना साउंड और आप वहाँ पर अगर नॉलेज अच्छा है तो आप आराम से अपनी एडवाइज़री या कंसल्टेंसी फ़र्म चालू करके काम कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग जो टैक्स का काम करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सीए नहीं है, फिर भी वो अच्छा खासा अकाउंटिंग और टैक्स का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके? तो टैक्स कंसल्टेंट या एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन देखिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट एक नया फ़ील्ड है। फ्रॉड, धोखाधड़ी या जो गबन, एम्बेज़लमेंट या जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उनकी जाँच-पड़ताल करता है फोरेंसिक अकाउंटेंट। फोरेंसिक अकाउंटेंट वैसे मैं बता दूँ कि ये सीए लोग ही बनते हैं। इस जो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने फोरेंसिक अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया और वो फोरेंसिक अकाउंटेंट बन सकता है। तो बड़ी-बड़ी जो लॉ फ़र्म्स हैं, जो गवर्नमेंट जो इंस्पेक्शन एजेंसीज़ हैं या बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा हाई क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप किसी भी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर की तरह काम कर सकते हैं या फिर अगर आप सीए किया है तो आपने एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम कर सकते हो। ऑडिट का काम भी ले सकते हो। तो देखिए इसमें आप समझिए अगर आपको ऑडिट का नॉलेज है, ऑडिट तो वैसे सीए ही कर सकता है, लेकिन जाँच-पड़ताल तक का काम उसका जूनियर कर सकता है। तो आप उस केस में कंपनी की इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में अगर आप सीए हैं, तो सीए फर्म के साथ जुड़ के एक्सटर्नल ऑडिट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, जहाँ पर आप बीकॉम, सीए, सीएमए या सीएस या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन लेकर आप ऑडिट के काम को निपटा सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, जाँच-पड़ताल कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, सीए फर्म्स हैं, उनको जॉइन करके करियर बनाते हैं। नॉलेज सब में बहुत ज़रूरी है, डिग्री के साथ नॉलेज ज़रूरी है। बैंकिंग प्रोफ़ेशन आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अगर आप समझिए आपने एक नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप बैंकों में जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी तरीके के बैंक में पीओ के लिए, एसओ के लिए या क्लर्क के लिए आप क्वालीफाई हो सकते हैं, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा 2 सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में आप नॉलेज के बिहाफ़ पर एंट्री ले सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों में आपको एग्ज़ाम के आधार पर लेना होता है। जैसे एसबीआई के अलग एग्ज़ाम होते हैं, आरबीआई के अलग एग्ज़ाम होते हैं, बाकी सारे बैंकों के आईबीपीएस होते हैं, तो उनको आप क्लियर करके आसानी से एंट्री ले सकते हैं। थोड़ी पढ़ाई करके आप एक अच्छा खासा बैंकिंग प्रोफ़ेशनल की तरह अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की तरह भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए कोई वैसे क्वालिफ़िकेशन का इतना ज़रूरी नहीं है, 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने शेयर मार्केट का थोड़ा काम सीखा, आपने थोड़ा अच्छा खासा वर्क सीखा, टेक्निकल प्रैक्टिकल कोर्सेज़ लिए और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की तरह ब्रोकरेज हाउस वगैरह के साथ जुड़ के, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ जुड़ के या हेजिंग फर्म्स के साथ जुड़ के आप अपना करियर बना सकते हैं। ये भी एक स्कोप है जो आप शेयर मार्केट की तरफ अगर रुझान रखते हैं तो जा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट की तरह भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आज की तारीख में डिमांडिंग जॉब प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट, याद रखिएगा। फाइनेंस डोमेन से जुड़ जुड़ सकते हैं आप डेटा एनालिस्ट बना के। किसी भी कंपनी के फाइनेंस डोमेन का डेटा है,
उससे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप डेटा के ऊपर काम करके देखिए डेटा एनालिस्ट में आपको अगर फाइनेंस डोमेन से जुड़ना है तो एक तो आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए मतलब अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको एक्सेल वगैरह के जैसे टूल आने चाहिए। कई सारे पावर बीआई जैसे टूल आप सीख लें, इसमें अच्छा खासा करियर आपका बन सकता है। एसक्यूएल सीख लें, तो आप करियर बना सकते हैं। मतलब अगर आप मोटे-मोटे तौर पे मेरी इस पूरी क्लास को आपने सुना होगा, तो डिग्री जितनी इम्पोर्टेंट है, स्किल भी उतनी ही या उससे कहीं ज़्यादा गुना इम्पोर्टेंट हो जाती है, ध्यान दें। पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर मेरे को जाना है, तो मुझे उस सेगमेंट से रिलेटेड सारी स्किल्स को कवर अप करना है ज़रूरी। और ये सब टेक्निकल स्किल्स हैं, जो बिना सीखे आप नहीं कर सकते। आपको मैं बोलूँ कि यार पावर बीआई पे डैशबोर्ड बनाना है, आपने पहले ही दिन जॉब जॉइन किया। मैंने बोला कि यार ये डेटा है, मेरे पास 2 लाख डेटा है, इस 2 लाख डेटा के आधार पे मुझे इस तरीके से एक डैशबोर्ड बनाना है। आप बिना सीखे हरगिज़ नहीं बना सकते, इवन आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बनाना तो दूर की बात। ये स्किल्स लिए बगैर आप काम नहीं कर ठीक है? उसके अलावा आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, फाइनेंस में अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, कंसल्टेंसी या अकाउंटिंग फर्म्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी अकाउंटिंग फर्म शुरू कर सकते हैं। लोगों के अकाउंट्स देखना, लेना, काम लेना, करना, ये आपके लिए करियर स्कोप हो सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, जीएसटी में प्रैक्टिशनर बन के आप जीएसटी का काम लोगों के लिए कर सकते हैं। तो आप बस ये सब चीज़ें आपके देखिए ये सब चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है? स्किल रिक्वायर्ड है, या आप स्किल के बिहाफ़ पे कर सकते हैं। काम आता है तो करके देंगे आप, काम नहीं आता तो कैसे करके देंगे? अच्छा अगर आपको ये काम आता है, आप समझिएगा, कोई व्यापारी आपके पास आया, जैसे ये आप हैं, आपके पास कोई व्यापारी आया कि यार मेरे मेरे मेरा ये जीएसटी के 3 महीनों के रिटर्न नहीं भरे हैं, पहले वाले बंदे ने, आप भर लोगे क्या? आप वहाँ पर या तो यस करेंगे या नो करेंगे। वो ये थोड़ी पूछेगा कि आपने क्या डिग्री ली हुई है? आप यस कब करेंगे? जब आपको वो काम आता है, यानी आपके पास वो स्किल हो, कि डिग्री हो, स्किल हो और नो कब करेंगे? जब आपके पास वो स्किल नहीं हो। कुछ काम ऐसे हैं जो स्किल के बिहाफ़ पर आप मार्केट से हाथ में उठा सकते हैं और अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ये उस तरह के काम हैं, याद रखिएगा। हालाँकि इसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि कॉमर्स में मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अभी इसके कोई एग्ज़ाम वगैरह काफ़ी समय से हेल्ड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आप काम सीख के भी काम कर सकते हैं लोगों के लिए। और इसमें जो मेरा एक और ऑप्शन मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, वो है पेरोल एंड एचआर स्पेशलिस्ट। इसमें भी आप अगर पेरोल के कंप्लायंसेस सीख जाते हैं, एचआर के कंप्लायंसेस सीख जाते हैं, तो कंपनी के एचआर वगैरह में आराम से काम कर सकते जा सकते घुस और आप या तो एमबीए करें एचआर में, आगे जाके अगर इस लाइन में जा रहे हो तो, या फिर आप एमएचआरएम करें। तो आप जब इस लाइन में करियर बनाना ही है, तो फिर आप आगे जाके उसी लाइन से रिलेटेड डिग्री की तरफ चलते रहें, ताकि आप उसमें आगे से आगे एक अच्छा करियर बना सकें। पेरोल का काम आप आराम से सीख सकते हैं। पेरोल का मतलब होता है किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी सैलरी का रिकॉर्ड मैनेज करना, रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट्स बनाना। रिकॉर्ड प्लस रिपोर्ट्स, ये पेरोल कंप्लायंसेस होते हैं। अब इसमें आपको ईपीएफ, ईएसआई, टीडीएस, पेंशन, जो अर्निंग के हेड्स होते हैं, जो डिडक्शंस के हेड होते हैं, उनका बहुत सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना, एम्प्लॉइज़ के पर्सनल रिकॉर्ड्स रखना, सारी चीज़ें ये मैनेज करना कंपनी को चाहिए होता है। जिन कंपनियों में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनको ये सब चीज़ें कंपल्सरी है, रिक्वायरमेंट है। ईपीएफओ के नियम लागू होते हैं, ईएसआईसी के नियम लागू होते हैं, लेबर कंप्लायंसेस के नियम लागू होते हैं। तो उस केस में उनको ये करना ज़रूरी होता है, तो आप इसमें भी एचआर और पेरोल स्पेशलिस्ट बन के भी अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने कितने सारे स्कोप यहाँ पर बताए और सबसे खास बात है कि ये सारे स्कोप में आप कभी भी कहीं से भी निकल कर घुस सकते हैं। यार मैंने बीएससी किया, अब मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ, कर सकता है। यार मैंने बीएससी किया, अब मैं सीए बनना चाह रहा हूँ, बन सकता है। कहीं पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो कोई भी कमी नहीं है, याद रखिएगा अकाउंटिंग स्कोप में, अकाउंटिंग फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। ये तो एक लिमिटेशन थी टाइम की जो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर बताएँ। बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं, जहाँ पर आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं, अच्छा खासा आगे जाके आप नाम कमा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग
और टैक्सेशन और जितने भी मैंने आपको ऑप्शन बताए, उनसे रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए अभी का अभी। लिंक उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।